दोस्तों, भारत में आज लगभग 8.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन सच ये है कि एक्चुअल इनकम टैक्स पे करने वालों की संख्या 2 करोड़ से भी कम है। और फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ इन 2 करोड़ लोगों से आता है। 2025 से 26 के अगर बजट एस्टिमेट्स की हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से 14 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा इतने सारे पैसे सिर्फ इनकम टैक्स से आने वाले हैं। मतलब देश की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से कुछ ही लोग पूरे सिस्टम का बोझ उठाए हुए हैं। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। जिस बंदे ने ये सिस्टम को डिजाइन किया होगा ना, भाई मानना पड़ेगा, इमेजिनेशन कमाल की थी। सिस्टम ऐसा है कि मेहनत आप करोगे और इसका फल कोई और खाएगा। मतलब कमाई आपकी पर मजे कोई और लेके जा रहा है। यही है इनकम टैक्स का बड़ा ही अजूबेदार खेल। दोस्तों, आज के टाइम में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब एक स्टेबल जॉब मिलना ही अपने आप में अचीवमेंट बन चुका है, वहां जिनकी सैलरी आती भी है उनके अकाउंट में पैसा पूरा आने से पहले ही गवर्नमेंट उनकी जेब पर एक कैंची चला देती है। मानो आपके ऑफिस और घर के बीच में एक चौराहे पर कोई चौथ वसूलने वाला बैठा हो और हर महीने बोलता हो कि भाई जितनी कमाई हुई है उसमें से पहले हमें कुछ हिस्सा दो, फिर आगे बढ़ो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे, आप कोई सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर रहे, पर फिर भी आपकी पॉकेट से पैसा निकल रहा है कि नहीं अजीब? बड़ी ही अजीब सी ये गिल्ट ट्रिप जैसा फील होता है, जैसे ज्यादा कमाना ना हो गया हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो। महीने के एंड में जब इंसान बैठकर हिसाब लगाता है तब असलियत सामने आती है। टैक्स कटने के बाद जो बचता है वही आपकी असली कमाई होती है। और इसी पॉइंट पर एक आम आदमी सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। इसी फ्रस्ट्रेशन से एक सवाल हमारे सामने बार बार उठता है कि क्या कोई ऐसा मॉडल पॉसिबल नहीं है जहां इनकम पर डायरेक्ट ऐसी कोई कटौती ही ना हो? मतलब जितनी सैलरी हमारी है उतना ही पैसा हमारे अकाउंट में भी आ जाए। सोचकर बड़ा मजा आ रहा है, नहीं? लेकिन अब आपको लगेगा कि भाई मैंने दिन में सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, इस पर दुनिया भर में काफी सीरियस डिस्कशंस ऑलरेडी चल रही है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओपनली ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले टाइम में इनकम टैक्स को खत्म करने की तैयारी में। इंडिया में भी ये टॉपिक पहली बार नहीं उठा। आपको याद होंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हमारे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के बहुत ही जाने माने लीडर, तो उनका क्लियर स्टैंड रहा कि इनकम टैक्स मस्ट बी अबॉलिश्ड। उन्होंने ये सिर्फ स्लोगन नहीं दिया बल्कि लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करते हुए इसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव्स फॉलो किए जा सकते हैं उनको भी हमारे सामने रखा। कई एक्सपर्ट्स ने इनकम टैक्स को हटाने के फायदे गिनाए हैं। और यहां एक और बात समझना हमारे लिए जरूरी है कि दुनिया के कुछ देशों ने ये काम ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया है, लेकिन वो इमोशन से नहीं चल रहे, नंबर्स के ऊपर खेल रहे हैं। और यूएई इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। यूएई ने आखिर ये किया कैसे? तो इसकी कहानी अगर हम समझें तो ये काफी सिंपल है। वहां पहले ऑयल इकोनॉमी ने उनकी बुनियाद बनाई और ऑयल से आने वाला जो रेवेन्यू था वो इतना ज्यादा था कि इनकम टैक्स का सवाल ही नहीं उठा। लेकिन उन्होंने भी ये समझ लिया कि ऑयल हमेशा नहीं चलेगा, इसलिए दुबई ने वक्त रहते अपने मॉडल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। उन्होंने खुद को ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में पोजीशन किया, फ्री जोन्स बनाए, टूरिज्म, एविएशन, पोर्ट्स, फाइनेंस जैसे सेक्टर से फीस और चार्जेस कलेक्ट करने शुरू कर दिए। यहां तक कि दुबई ने ये कॉर्पोरेट टैक्सेस भी बड़े ही सिलेक्टिवली लगाए, हर किसी के ऊपर नहीं। तो सीधी सरल भाषा में अगर मैं इसको बताऊं तो यूएई के लोगों की सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर छोटे छोटे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि वैट, लाइसेंस फीस, टूरिज्म स्पेंडिंग। और इस रेवेन्यू से ना लोगों को पता लगता है कि कुछ कटौती हुई है और सरकार भी अपने राजकोष के लिए अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेती है। आज यूएई के जीडीपी का लगभग 70% नॉन ऑयल सेक्टर से आता है, जबकि ऑयल का शेयर 30% से कम रह चुका है। गवर्नमेंट रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वैट, टूरिज्म स्पेंडिंग, एविएशन फीस, पोर्ट्स, फ्री जोन लाइसेंसेस और सर्विस चार्जेस से आता है। मतलब दुबई टूरिज्म सेक्टर ही साल का $40 बिलियन से ज्यादा जनरेट कर देता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस और फीस के थ्रू स्टेट को मिलता है। डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं, इनकम टैक्स से तो बिल्कुल नहीं। मतलब सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हर इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा कैसे ना कैसे ये लोग निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ एक बार मोनाको को भी देख लेते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी कोस्ट के ऊपर एक छोटा सा वेस्ट यूरोपियन कंट्री है। यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, तो मोनाको ने दुनिया के अमीर लोगों को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। यानी कि जीरो इनकम टैक्स, लेकिन महंगी प्रॉपर्टी, लग्जरी सर्विसेज, परमिट्स और लाइफस्टाइल पर इतना खर्च होता था कि गवर्नमेंट का खजाना भर जाता था। गवर्नमेंट रेवेन्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा वैल्यू एडेड टैक्स से आता था, जो फ्रांस के वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड है। बहामास और केमैन आइलैंड जैसे ऑफशोर फाइनेंस हब्स भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लेते। इसी वजह से हजारों ग्लोबल कंपनीज वहां पर रजिस्टर होती हैं और रजिस्ट्रेशन फीस, कॉम्प्लायंस कॉस्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू $1 बिलियन से सरकार की एक्चुअल कमाई बड़े आराम से हो जाती है।
तो बहामास में फीस बेस्ड रेवेन्यू मॉडल चल रहा है, टैक्स बेस्ड मॉडल नहीं। मतलब यहां पर जो पैसा है वो लोगों की पॉकेट से नहीं आता, लेकिन जो रिच रेजिडेंट्स हैं वो अपने आसपास के इकोसिस्टम के ऊपर इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं कि देश का खजाना ऑटोमेटिकली भर जाता है। बहामास में गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है 12% वैट, टूरिज्म स्पेंडिंग, कस्टम ड्यूटीज और ऑफशोर कंपनीज की रजिस्ट्रेशंस। टूरिज्म अकेला ही बहामास की जीडीपी का 40 से 45% कंट्रीब्यूट करता है। अब चलते हैं ब्रुनाई की तरफ। तो ब्रुनाई जैसे छोटे देश का केस भी सिंपल है, जहां पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है और ऑयल रेवेन्यू इतना ज्यादा है कि सिटीजंस को इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। यहां गवर्नमेंट रेवेन्यू का 60% से ज्यादा हिस्सा ऑयल और गैस से आता है। लेकिन ब्रुनाई भी अब धीरे धीरे नॉन ऑयल रेवेन्यू सोर्सेज की तरफ डेवलप कर रहा है, क्योंकि वी ऑल नो ऑयल हमेशा नहीं चलेगा। इन सब से एक चीज बड़ी ही क्लियरली हमारे सामने आती है कि दुनिया में मॉडल्स की कमी नहीं है। कहीं पर ऑयल मॉडल है, तो कहीं पर रिच मैग्नेट मॉडल है और कहीं पर ऑफशोर फाइनेंस मॉडल है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टैक्स हटा देना ही लोगों को खुश नहीं करता। इस पॉइंट के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में हुआ था। वहां के साइकोलॉजिस्ट शिगेहिरो ओइशी ने 54 कंट्रीज के ऊपर एक स्टडी की और ओइशी का एक कंक्लूजन निकल कर आया कि लोगों की हैप्पीनेस और ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का रिलेशन है, ये सीधा टैक्स रेट से नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग क्वालिटी से होता है। इसका मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इट मींस कि टैक्स हटे या ना हटे, जनता तब खुश होती है जब सरकार कलेक्टेड पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर करे। इसलिए डेनमार्क जैसे देश में 50% से ज्यादा मार्जिनल टैक्स होने के बाद भी लोग रिलेटिवली ज्यादा सैटिस्फाइड हैं, क्योंकि उन्हें रिटर्न में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। अब भारत की अगर हम बात करें तो बजट 2025-26 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नया टैक्स स्ट्रक्चर अनाउंस किया। इसके अंदर एनुअल इनकम जिन लोगों की 12 लाख रुपए तक की है उन्हें कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दिया गया है और 24 लाख रुपीस तक की एनुअल इनकम के ऊपर कम टैक्स इस सिस्टम में लाया गया है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये हुआ है कि इंडिया में इफेक्टिव टैक्स देने वालों की संख्या अब 2 करोड़ से भी कम रह गई है और इस पॉलिसी के थ्रू लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को 1 लाख करोड़ रुपए की रिलीफ मिलने की संभावना है। अगर पिछले कुछ सालों का हम पैटर्न देखें तो 2019 के बाद से गवर्नमेंट ने क्लियरली इनकम टैक्स बेस को धीरे धीरे घटाने की पॉलिसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। 2025-26 के जो एस्टिमेट्स हैं उनको अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल ग्रॉस रेवेन्यू इसकी उम्मीद कितनी है, 42,70,233 करोड़ रुपए। इसमें इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 14,38,000 करोड़ रुपए होगा। जीएसटी से 11,78,000 करोड़ रुपीस आएंगे। साथ ही साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू से अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीस और डिसइन्वेस्टमेंट या नॉन डेट रिसीट से 76,000 करोड़ रुपीस की आने की उम्मीद है। ये नंबर्स एक बात बहुत ही क्लियरली दिखाते हैं कि अगर टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस को बहुत ही स्मार्टली बैलेंस किया जाए तो इनकम टैक्स कम करके भी सरकार का खर्चा आराम से चल सकता है। तो बहुत ही ऑब्वियस सवाल हमारे सामने ये आता है कि इंडिया सच में इनकम टैक्स खत्म कर सकता है, और अगर हां तो उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे कम होने वाले तो है नहीं, लेकिन ये टैक्स हटेगा तो इसका सीधा असर गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर जरूर पड़ेगा। तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि सरकार की कमाई भी कम ना हो और इनकम टैक्स का भी एंड हो जाए? सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। साल 2015 में वेल्थ टैक्स को अबॉलिश करके सरकार ने ऑलरेडी ये दिखा दिया है कि पुराने सिस्टम्स को बदला जा सकता है। बस बात है इंटेंशन की, पॉलिटिकल विल की, प्लानिंग की और सही जगह से रेवेन्यू को खींचने की। चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को थोड़ा आराम से समझते हैं। देखिए, भारत में इनकम टैक्स खत्म करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों को दूसरे तरीकों से बदलना होगा, और इसी के साथ साथ इतने बड़े देश में जो इतनी सारी सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनसे भी हमें निपटना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे समझें, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर आम आदमी की कमाई के अलावा और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इनकम टैक्स को रिमूव करने के। पता चला कि हमने ये तो बता दिया कि भाई कैसे इनकम टैक्स को खत्म किया जा सकता है, बट फायदे हमें कुछ खास नहीं दिखे। तो इसलिए सबसे पहले फायदों पर ही बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स हटाने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। जब आपकी सैलरी पर डायरेक्ट टैक्स से नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा स्पेंड करते हैं। इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे। उससे प्रोडक्शन और जीडीपी, इन दोनों चीजों को एक डायरेक्ट पुश मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस, लोग नेचुरली इन्वेस्टमेंट के अंदर दिलचस्पी लेंगे। रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेस, इन सब के अंदर हमारी सोसाइटी की दिलचस्पी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लोगों की सेविंग्स बढ़ेगी तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी लिक्विडिटी आएगी, और उससे बैंकिंग की क्रेडिट देने की क्षमता ये इंक्रीज होगी, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा और इस सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। आप जानते ही होंगे कि भारत की एक पुरानी समस्या, टैक्स चोरी और ब्लैक मनी। आज बहुत से लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम कम दिखाते हैं,
ऐसे में अगर इनकम टैक्स नहीं रहेगा तो टैक्स छुपाने का लालच एकदम खत्म हो जाएगा। मतलब ये सबसे अंडररेटेड बेनिफिट होगा कि टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी का इंसेंटिव कम हो जाएगा। ये करप्शन और अनअकाउंटेड वेल्थ एक्यूमुलेशन दोनों को कंट्रोल करने में देश की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि इंडिया का टैक्स सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। फाइलिंग, रिकॉर्ड्स, ऑडिट सब मिलाकर ये इतना ज्यादा झंझट बन जाता है कि ऐसे में इनकम टैक्स हटाने से पूरा स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव लोड हम कम कर सकते हैं। ऊपर से अगर इंडिया इनकम टैक्स फ्री एनवायरनमेंट ऑफर करेगा तो ये जो फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और कंपनीज हैं, इन सबके लिए इंडिया एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन सकता है, बिल्कुल यूएई के जैसे, जिन्होंने इस मॉडल से खुद को ग्लोबल हब बनाया। अब आते हैं असली सवाल के ऊपर, असली मुद्दे पर कि पैसा आएगा कहां से। क्योंकि ये आइडिया सुनने में जितना मीठा लग रहा है, लागू करने में उतना ही ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। ये कोई जादुई बटन नहीं है कि आज आपने दबाया और कल से सबकी सैलरीज पूरी तरह से आना स्टार्ट हो जाए। हालांकि इनकम टैक्स के गैप की सबसे बड़ी भरपाई का सबसे पहला सोर्स जीएसटी हो सकता है। मतलब सरकार को इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन बिना ये गलती किए कि जीएसटी रेट्स को अंधाधुंध बढ़ा दिया जाए। ये कोई तरीका नहीं होगा कि किसी चीज पर अगर 18% जीएसटी लगता था तो उसे बढ़ाकर हम 40% कर दें। इससे लोग परेशान होंगे, महंगाई बढ़ जाएगी और पूरा सिस्टम एकदम गड़बड़ा जाएगा। असली दिमाग यहां चाहिए कि क्या जरूरी है और क्या लग्जरी है, और किस पर टैक्स बढ़ाने से आम आदमी की कमर नहीं टूटेगी। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो रोजमर्रा के सामान को छूना नहीं है और लग्जरी चीजों को हमने छोड़ना नहीं है। मतलब टैक्स की मार ब्रेड पर नहीं, बीएमडब्ल्यू पर मारनी है। इससे मिडिल क्लास पर सीधी मार नहीं पड़ेगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा। दूसरा बड़ा एरिया है जीएसटी नेटवर्क को इतना डिजिटल और ऑटोमेटेड बना दें कि चोरी की गुंजाइश ही ना बचे। टैक्स चोरी सिर्फ स्मॉल ट्रेडर्स तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, ट्रेडर्स, सप्लाई चेन्स, हर जगह ये खेल चलता है और ये बात जग जाहिर है। आज अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया की बात करें तो कॉर्पोरेट्स के ऊपर 25 से 35% के आसपास टैक्स लगता है, लेकिन टैक्स हेवंस में इट इज 0। अगर भारत भी डिजिटल एनफोर्समेंट और डाटा मैचिंग को और ज्यादा टाइट कर दे तो जो रेवेन्यू अभी चोरी में जाता है उसका एक हिस्सा भी रिकवर हो जाएगा। तो इनकम टैक्स का जो गैप है वो काफी हद तक फिल बड़े आराम से हो सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा कदम है सब्सिडी का पूरा ढांचा सुधारना। आज भी दोस्तों बहुत सा पैसा ऐसी सब्सिडीज में जा रहा है जो जेन्युइनली जरूरतमंद लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। अगर सरकार टारगेटेड डिलीवरी, अननेसेसरी स्कीम्स का फेज आउट करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दे तो एक बड़ी रकम बचाई जा सकती है जो इनकम टैक्स के गैप को फिल करने में काम आएगी। अब दोस्तों नंबर्स को ही देख लीजिए। बजट 2025-26 के एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी बिल लगभग 3.9 लाख करोड़ रुपीस का है, जिसमें से फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपए की, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.64 लाख करोड़ रुपीस की, पेट्रोलियम सब्सिडी करीब 11,000 करोड़ रुपए की है। ये सिर्फ सेंटर का खर्चा दोस्तों। स्टेट्स को अगर बीच में जोड़ देंगे तो आरबीआई और नीति आयोग के हिसाब से टोटल सब्सिडी बर्डन 6 से 7 लाख करोड़ रुपए साल का बन जाता है। यानी कि इनकम टैक्स से जो 14,38,000 करोड़ रुपए आपके कलेक्ट होते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा किसी ना किसी फॉर्म में सब्सिडी को सस्टेन करने में चला जाता है। कई स्टेट्स अपनी रेवेन्यू रिसीप्ट्स का 15 से 25% सिर्फ सब्सिडीज के ऊपर खर्च करते जा रहे हैं। पंजाब जैसे स्टेट्स में लगभग 24% रेवेन्यू सब्सिडीज के अंदर चला जाता है, जिसमें से 95% फ्री इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्चा होता है। ये सारी चीजें पॉलिटिकली तो बहुत पॉपुलर हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फाइनेंसेस को खोखला करती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सब्सिडीज गलत हैं। प्रॉब्लम ये है कि सब्सिडीज पुअरली टारगेटेड है। अगर लीकेजेस को रोक दिया जाए, स्कीम्स को थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया जाए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सिर्फ जेन्युइनली जरूरती लोगों तक लिमिट किया जाए तो लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस का फिस्कल स्पेस क्रिएट हो सकता है और इसी स्पेस में इनकम टैक्स को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है और यही हमारे टैक्स को हटाने का रियल बेस बनेगा। एक और ऑप्शन है भारत के पास, स्पेंडिंग या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर माइक्रो टैक्स। यानी कि इतना छोटा माइक्रो टैक्स कि इंडिविजुअल को, आम आदमी को दर्द भी ना हो, लेकिन करोड़ ऑफ डेली ट्रांजैक्शन से क्यूमुलेटिव रेवेन्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 के अंदर भारत में 120 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 180 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। अब सोचिए अगर इस पर सिर्फ 0.1% का भी माइक्रो चार्ज लगा दिया जाए तो 18,000 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू बिना किसी की सैलरी को कट किए जनरेट हो सकता है। और ये दोस्तों सिर्फ यूपीआई है। अगर इसमें नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस और डेबिट कार्ड इसको इंक्लूड कर दें तो ये नंबर और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसे में क्लियरली इवन अल्ट्रा लो माइक्रो टैक्स भी गवर्नमेंट के लिए एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्कुल बन सकता है। सरकार चाहे तो अपने पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनीज और एसेट्स को भी कमाऊ पुत्र की तरह इस्तेमाल कर सकती है। मतलब पीएसयू एसेट्स और नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर मोनेटाइजेशन भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता है। लॉस मेकिंग यूनिट्स को अगर हम बेच दें, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट से डिविडेंड लें, माइनिंग और स्पेक्ट्रम जैसे रिसोर्सेज को ट्रांसपेरेंटली ऑक्शन करें, तो ये वो पैसा है दोस्तों जो बिना इनकम टैक्स के भी सरकार की जेब आराम से भर सकता है।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप सबको एक वार्निंग देना भी जरूरी है। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने यूरोपियन यूनियन के 15 देशों की एक स्टडी की और बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर शिफ्ट करना अक्सर प्राइसेस को ऊपर ले जाता है, और अगर ये चीज वेज इन्फ्लेशन के साथ हो गई तो इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। इसलिए इनकम टैक्स का अंत एक दिन में संभव नहीं है, बल्कि इसको फेज वाइज, कॉशियसली और डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ ही हमें करना पड़ेगा। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि इनकम टैक्स हटाना सुनने में बहुत ही दिलचस्प लगता है, आसान लगता है। जो लोग सैलरी वाले होंगे उन्हें सुनकर मजा भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर अगर हम इसको देखेंगे तो पता लगता है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। इसका सीधा असर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर पड़ेगा, और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि जीएसटी जैसा टैक्स हर किसी को बराबर मारता है, बट उससे कम इनकम वालों के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, अमीरों के ऊपर कम पड़ता है। ऊपर से प्रोग्रेसिव टैक्स को हटाने से सबसे बड़ा फायदा भी अमीर वर्ग को मिलेगा। इससे गरीब अमीर का जो गैप है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। भारत का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी प्रेशर में है, ऐसे में इनकम टैक्स को हटाने से घाटा और ज्यादा हमारा बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ेगा और आर्थिक स्थिरता भी डैमेज हो सकती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेज डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स पर इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इनकी बैकबोन ही हमारी सरकार का टैक्स रेवेन्यू है। फिर भी दोस्तों, इनकम टैक्स हटाना नामुमकिन नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, स्मार्ट रेवेन्यू सोर्सिंग और टैक्स चोरी पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो एक दिन आपकी सैलरी स्लिप से ये जो डिडक्शन का कॉलम है ये एक्चुअली गायब हो सकता है, और उस दिन हर नौकरी पेशा करने वाले आदमी के चेहरे पर सिर्फ एक चीज होगी, थोड़ा सा सुकून और आंखों में एक उम्मीद की चमक।